उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले क्या हालात बन रहे हैं और क्या उपचुनाव से पहले बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। कई सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं वो 10 सीटों पर होने वाले हैं और इस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले जनता ने जो बात कही है, जी हाँ, जब हमने अपने सहयोगियों से उनसे बातचीत जब की तो उन्होंने उपचुनाव को लेकर न सिर्फ ये बताया कि समाजवादी पार्टी कितने बड़े हद तक मजबूत हो रही है, समाजवादी जो पार्टी का जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर देखकर नजर आ रहा, बल्कि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि आज जो हालात बन रहे हैं सीएम कुर्सी को लेकर, जो लड़ाइयां हमने देखी हैं दो बड़े नेताओं के बीच में, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ, तो क्या इसका असर भी उपचुनाव पर पड़ेगा और क्या एक अगर माना जाए जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं सीट बंटवारे को लेकर वो भी बहुत बड़े हद तक नाराज देखी जा रही हैं, वो भी बहुत बड़े हद तक उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये चीजें जो आज दिखाई दे रही हैं, जो ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्या ये बताता है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है, जो मसला है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जो चुनौती है वो बीजेपी के लिए बन रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी, देखिएगा। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आम चुनावों के मैदान में एक बेहतर प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने जो इस बार उम्मीदवार उतारे थे वो काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी सूझबूझ के साथ उतारे थे। देखा भी गया था कि अखिलेश यादव ने कई बार, लगभग 12 से 13 बार अपने उम्मीदवारों का टिकट काटा, बदला। मतलब लगातार जो कयास हैं, ये कह सकते हैं कि जो मेहनत है प्रत्याशी को किस तरीके से उतारना चाहिए, इस सीट पर किसका दबदबा ज़्यादा है, कौन सा समुदाय ज़्यादा है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान कौन है, हर एक सीट पर सही तरीके से कार्य करते हुए एक एक प्रत्याशी को चुन चुन कर उतारा गया, जिसके बाद नतीजा देखने को मिला कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर लेती है और अकेले अपने दम पर 37 जो सीटें हैं वो अपने खाते में डाल लेती है। तो अब जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया विधानसभा में, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ वो पीडीए के तहत वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय को भी एक मौका इसलिए देते नजर आ रहे हैं जिससे ब्राह्मण समुदाय को भी साध सके। और जो ये उपचुनाव की 10 सीटें हैं, इसमें से लगभग वो यही चाहेंगे, लगभग सभी पार्टी यही चाहती है कि 10 की 10 सीटें उनके खाते में आ जाए, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें फायदा मिले। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी पूरी कोशिश करते हुए ये नजर आ रहे हैं कि एक भी सीट जो है उनके खाते से ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में ना पहुंचे। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है यही कोशिशें करते नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 जो सीटें हैं उपचुनाव की वो समाजवादी पार्टी को मिले और 2027 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान होते हुए नजर आए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है कि अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, कोई बड़ा रोल उन्हें नहीं दिया गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है। क्या इस उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगर लॉन्च कर देती है तो कितना फर्क चुनाव पर दिखता नजर आएगा? फर्क तो होगा, सेंधमारी होगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में। अगर देखा जाए, अपर्णा यादव को अभी ये कोई आधिकारिक बयान तो ऐसा सामने आया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपर्णा यादव को उपचुनाव में मौका दे सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से आम चुनावों में नहीं दिया तो शायद कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जता ले। अब वही देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी डिम्पल यादव के खिलाफ मैदान में उतारना चाह रही थी मैनपुरी से, तो इस बार कोशिशें वही है कि करहल जो सीट है वो पारिवारिक सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, तो करहल की सीट से मौका अगर मिलता है तो फिर से एक बार परिवार के बीच में ही टक्कर देखने को मिलेगी अपर्णा यादव और अगर तेज प्रताप यादव को मौका दे दिया जाता है करहल से तो टक्कर कांटे की होगी और जो यादव वोट बैंक है वो दो जगह बट जाएगा, क्योंकि एक तरफ है अपर्णा यादव तो दूसरी तरफ है तेज प्रताप यादव। तो ऐसे में यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनावों से ही सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपर्णा यादव जो है वो उनके किए कराए पर पानी फेर देती है और साफ तौर पर यह कह देती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक रिपोर्ट और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि जो पार्टी के हालात बन रहे हैं बीजेपी के साथ, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो किस तरीके से, अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख होता नजर आ रहा। और क्या
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा सीटों के लिहाज से लोकसभा चुनावों के वक्त में जो कमाल समाजवादी पार्टी ने किया था, क्या उपचुनाव में भी करती नजर आएंगी? क्या कुछ पूरी स्थिति देखने को मिल रही, देखिए। बिल्कुल राहुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर बात है कि इसमें सबसे प्रमुख नाम धर्म जाति की हम बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो अयोध्या को लेकर आता है, क्योंकि बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर तमाम तरह से कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दे इन सब चीज़ों को लेकर बनाए। लेकिन देखिए, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आप धार्मिकता से नहीं जोड़ सकते, आपको अपने कामों का लेखा जोखा देना पड़ता है। देखिए, जिस जल्दबाजी में आपने राम मंदिर का निर्माण कराया, जाहिर बात है कि हर एक देशवासी चाहता था कि वहाँ पर राम मंदिर बने, लेकिन इतनी जल्दबाजी में बने ये कोई नहीं चाहता था। अब देखिए, जिस तरह से खबर आती है, जो खुद महंत वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो गर्भगृह वहाँ पर पानी भर जाता है, मंदिर की छत टपकती हुई नजर आती है, जो रामपथ बनाया गया था वहाँ पर कई जगह रोड टूट जाती है। तो ये सब आखिर कौन देखेगा या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिसको टेंडर दिया गया, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया? इसके अलावा आप देखिए, कई ऐसे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जिनके घर आपने लिए, जिनकी ज़मीनें आपने ली, उनको ठीक तरीके से बसाया नहीं, वो लोग नाराज़ थे। बिजनेस के लिहाज से आपने तमाम जो बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन उनको ज़मीनें अलॉट कर दी। तो इस सब को लेकर कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। अब जबकि उपचुनाव होने वाला और इसमें भी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे भी उपचुनाव है, जैसे कि अवधेश प्रसाद जो अब मुख्य जो अब एमपी बन चुके हैं, जो समय पहले विधायक थे, उनकी सीट पर चुनाव होने वाला है। तो अब यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को टटोलती हुई नजर आएगी, अपने आप को तलाशती हुई नजर आएगी। भाई किसी तरह से अगर ये सीट उनके कह सकते हैं उनके पाले में आ जाए या वो जीतते हुए नजर आ जाए तो कहीं ना कहीं अपना दामन बचाने में सफल रहेंगे। तो ये तमाम सारे ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिंतन करने का जो कह सकते हैं कि इस समय माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी किस तरह चिंतन करेगी, किस तरह से पूरी रणनीति को बनाती हुई नजर आएगी। और साथ में आपने सपा का जिक्र किया, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से नतीजे सामने आए वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर जो तैयारी की थी, जिस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई थी, वो कहीं ना कहीं उनके काम आती हुई दिखाई पड़ी। पीडीए का नारा उन्होंने दिया और देखिए कहीं ना कहीं जो रिजल्ट सामने आया उसमें 37 सीटें सिर्फ सपा को मिली, 6 कांग्रेस पार्टी को मिली। इसके अलावा एक सीट जो थी वो आज़ाद के कह सकते हैं कि उनको भी जीतने का मौका मिला, तो 43-44 सीटें मिली। तो आप सीधे तौर पर देखिए कि बीजेपी को अब धर्म जाति की जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर काम और तमाम जो योजनाएं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि देखिए आज पीएम मोदी वायनाड गए, वहाँ पर जो कह सकते हैं कि इतने दुखद हादसा हुआ, उसके बाद पीएम मोदी ने भी वहाँ का जायजा लिया है। तो जाहिर बात है कि देखिए मुद्दों पर आपको आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प अब आपके पास है नहीं। जी सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, और बहुत बारीकी से आपने ये बताया कि सीट शेयरिंग का जो मामला है या किस तरीके से कौन सी पार्टी कहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो जाता है, क्या बीजेपी के पास धर्म और जाति के अलावा ऐसा कोई और मुद्दा नहीं है जिस पर वो बात कर सके, या धर्म और जाति के अलावा या रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे हैं उस पर बात ना करके क्या जानबूझकर ये धर्म और जाति का कार्ड खेलकर बीजेपी इन चुनावों को इस तरीके से रंग देती है ताकि इन्हें फायदा मिल सके? कि बिल्कुल, और जाहिर बात है कि बीजेपी को अब इससे ऊपर निकलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में काम नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक काम हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वो सिर्फ धर्म को लेकर कहीं ना कहीं सामने आते हैं। आप देखिए तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं शुरू हुई हैं, पूरी भी हुई हैं, आने वाले दिनों में और भी योजनाएं बनती हुई नजर आएंगी। तमाम सारे एयरपोर्ट देश के अंदर बने हैं और तमाम सारी योजनाएं बनी हैं। तो ऐसा नहीं कि काम जो है मोदी सरकार ने नहीं किया, लेकिन सबसे अगर तवज्जो देने की बात है तो उसमें वो धर्म को लेकर सबसे आगे आते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए अब जो राजनीति है, अब जो कह सकते हैं राजनीति करने के जो पॉइंट है और जो कह सकते हैं कि जो योजनाएं लोगों के सामने रखनी चाहिए वो बीजेपी को बनानी पड़ेंगी। और जो काम उन्होंने अब तक किया है उन कामों को सामने रखना भी पड़ेगा, ताकि ऐसा लोगों को लगे कि भाई धर्म की राजनीति से अब ऊपर उठकर बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों की बात भी कर रही है, देश में विकास की बात भी कर रही है। क्योंकि अगर इन चीज़ों को लेकर बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक बार फिर जो पुराना रुतबा उसका रहा है 10 सालों का, वो एक बार फिर से दोबारा उसको पा सकती है। क्योंकि अगर इन मुद्दों से बीजेपी अपना ध्यान भटकाती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन है जो लगातार हम देख रहे हैं मजबूत हो रहा है, वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलों का सबब बन सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव इस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अगर 10 विधानसभा
सीटों पर उपचुनाव होता है तो वहाँ पर वो कम से कम 7-8 सीटें जीतने का कह सकते हैं प्लान कर रहा है। ऐसे में क्या कामयाबी उनको मिलेगी और बीजेपी अगर बेहतर रणनीति बनाती है तो उसके पाले में भी कई सीटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए लोगों को आप कन्विंस कैसे करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अखिलेश यादव जिस तरह से उनकी पार्टी राहुल गांधी लगातार बीजेपी पे हमलावर है, ऐसे में बीजेपी को सधे तरीके से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और जो लगातार गुटबाजी हो रही है बीजेपी के अंदर उस गुटबाजी को खत्म करके कहीं ना कहीं पार्टी को बेहतर करने के लिए एक साथ चलना पड़ेगा। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी बात रखे, अपनी बात कमेंट करे और ये बताए कि क्या वाकई जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त बन रही है, क्या वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हालात जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का सीट शेयरिंग को लेकर मसला फंसना तो वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार, लेकिन शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी कटिहारी से दे दी गई है और ऐसे में माना जा रहा है कि शिवपाल यादव न सिर्फ वोट बैंक पर नजर बनाए हुए बल्कि उनके अपने जो है वो उनसे दूर ना हो जाए या वो नाराज होकर बीजेपी की तरफ ना जाए, इसका ख्याल भी अखिलेश ने रखा और कटिहारी से शिवपाल को जिम्मेदारी दी गई। तो क्या वाकई आगे आने वाले वक्त में जो यूपी का उपचुनाव है वो जो समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से जीत जाएगी? क्या लगता है? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।